अच्छा, अब उससे सिचुएशन हमारी क्या बन रही थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टैक्स रूल्स में डिफरेंसेस की वजह से हम सबसे पहले तो एक प्रोविजन बना रहे थे, बिकॉज हमारा जो टाइम होता है क्लोजिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, वो डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द फिस्कल ईयर, जिसकी वजह से हमें जो एग्जैक्ट हमें अमाउंट पता चलेगा वो शायद बाद में पता चले, और हमें जो अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर टैक्स एक्सपेंस दिखाना है, टैक्स की फिगर दिखानी है, वो पहले ही दिखा देनी है। तो हम, क्योंकि कोई भी चीज जो अनसर्टेन टाइमिंग या अनसर्टेन अमाउंट की होती है, उसको हम नाम देते हैं प्रोविजन का। प्रोविजन फॉर टैक्स हम बना रहे थे, फिर हमें कुछ अरसे के बाद जब पता चलेगा कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, तो दैट विल रिजल्ट इन अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स। अब क्योंकि वक्त तो गुजर चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, टाइम निकल चुका है, हमें 3 या 4 महीने के बाद लेट्स से फॉर इंस्टेंस पता चलता है कि एक्चुअल टैक्स आपके प्रीवियस एस्टिमेट से इतना कम या इतना ज्यादा था, दैट इज डिफरेंट था सिंपली। तो उसके डिफरेंट होने की वजह से हम बाद में उसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन अब एडजस्ट करने के लिए वक्त तो निकल चुका है, टाइम बहुत हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, उसको अगले साल के टैक्स प्रॉफिट के अंदर या टैक्स फिगर के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। अमृता, इट्स नॉट ऑलवेज ऑन कैश बेसिस। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर ये हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टैक्स रूल्स। उसके अंदर एक पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था, दैट वाज अक्रूवल कांसेप्ट, दैट इज फॉलोड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड कैश बेसिस दैट इज एट टाइम्स फॉलोड बाय टैक्स अथॉरिटीज। ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन अथॉरिटीज हर बार ही कैश प्रिंसिपल फॉलो करती है। मोस्टली जगहों पे टैक्स में अक्रूवल बेसिस पे भी ट्रांजैक्शंस को माना जाता है, लेकिन फॉर फ्यू आइटम्स ऐसा होता है कि कैश के बेसिस पे ही उसको टैक्स लगाया जाता है या टैक्स रिलीफ दिया जाता है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट से हिलेंगे भी नहीं। कोई एक ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जिसको हम कैश बेसिस पे इनकम या कैश बेसिस पे एक्सपेंस माने। हम तमाम तरह एक्सपेंसेस और इनकम्स को, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स को भी अक्रूवल बेसिस पे ही इनकम या एक्सपेंस मानते हैं। वेरएज टैक्स में कहीं अक्रूवल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और कहीं कहीं टैक्स को फॉलो किया जाता है। वहां पे एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं होती है, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है। अच्छा, उसकी वजह से हमने देखा था कि हमारे पास अगर या तो टैक्स डिपार्टमेंट होगा या फिर हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, नॉर्मली हमारी ऑडिट फर्म्स होती हैं जिनको हम अपने टैक्स का काम देते हैं, तो उस टैक्स कंसल्टेंट को हम अगर अपने टैक्स का काम देते हैं तो बाय ईयर एंड वो हमें अपनी नॉलेज के बेसिस पर एक टैक्स की फिगर एस्टिमेट करके दे देते हैं। हम उस टैक्स की फिगर को अपनी प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस शो कर देते हैं। सिंस हमने उसको अभी तक पे नहीं किया होता, ऑब्वियसली पे कर भी नहीं सकते, जब एफबीआर की तरफ से या टैक्स अथॉरिटी की तरफ से हमें कोई एग्जैक्ट फिगर बता ही नहीं गई, तो हम उसको पे किसको करेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, कि हम एक प्रोविजन फॉर टैक्स यानी लायबिलिटी बना के रख लेते हैं, और चंद अरसे के बाद, चंद महीनों के बाद, जब हमें एग्जैक्ट चालान ड्राई हो जाता है, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि टैक्स हमें कितना पे करना है, सो हम देखते हैं कि हमने एस्टिमेट क्या किया था और एक्चुअल टैक्स कितना है। फिर दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस बैठता है उसको हम अगले साल की प्रॉफिट फिगर में एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से एक इशू जो हम फेस कर रहे हैं उसको मैं दिखाता हूं। से फॉर इंस्टेंस, हमारी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। प्रिंटर नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो या तो ये पीडीएफ आप मुझे ईमेल कर दें, मैं यहाँ से दे जाइए, उसको मुझे ईमेल कर दें। अच्छा, अब होता क्या है कि से 1 जनवरी 2019 में
हमारी कंपनी ने 50 लाख रुपए डिपॉजिट कराए एक सेविंग अकाउंट में एट 8% इंटरेस्ट, जो हमें पे होगा बाय एनुअली 2 weeks इन एरियर। अच्छा, अब हमने बेसिकली इन्वेस्टमेंट कब की है? 1 जनवरी पे। टैक्स रेट अगर 20% है एंड दिस इज चार्ज्ड ऑन कैश बेसिस। अच्छा, अब जब हम अपनी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस साल हम अपनी इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखाएंगे? हम इस साल इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019? How much would be interest income? देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक 50 लाख रुपए, और इस पे पूरे साल में इंटरेस्ट हमने कमाया कितना होगा? 8%। 50 लाख का 8%, 4 लाख। ये हमें रिसीव कब होगा? बाय एनुअली, यानी हम कहें 15 जुलाई पे हमें इसमें से मिलेंगे 2 लाख, और 15 जनवरी में हमें मिलेंगे इसमें से 2 लाख। अब ये कैश हमें इसी साल रिसीव हो गया है, लेकिन ये वाला कैश हमें नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में रिसीव हो रहा है। हाँ, हाँ, या मुझे पीडीएफ मुझे चेक कर रख लेना। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें से 4 लाख की हमने प्रॉफिट लॉस में 4 लाख की इनकम शो कर दी, जिसमें से 2 लाख का कैश हमें मिल गया जुलाई में, और 2 लाख हमें बाद में मिलना है। उसूलन इस पे टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन जब हम अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखेगी? टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखेगी? यानी टैक्सेशन अथॉरिटीज इस साल कितनी इनकम पे टैक्स मारेंगे? यस देवेश, करेक्ट। पारस, फुल पे नहीं मारेंगे, ये सजाद हाफ पे मारेंगे, करेक्ट। देखिए, हुआ क्या है, हमने ये पढ़ा है कि जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो करिए कैश बेसिस पे, और हमें कैश कितना रिसीव हुआ है? 2 लाख का।
टैक्स रेट कितना है 20%, यानी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 2 लाख का 20%, 40,000। करेक्ट। तो इस साल हम अपने इंटरेस्ट इनकम में से जब माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस, तो इस साल हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनेगा 40,000 का, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा 4 लाख में से 40,000 का टैक्स कट जाएगा, 3,60,000। अच्छा, अब फिर सिलसिला समझना, आगे का सिलसिला समझना। पूछो, अवेलेबल हो सकते हैं तो फिर पूछो कितनी वैल्यू की चाहिए तो फिर बात करते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा 2019 की स्टेटमेंट ना। दो 2020 में हम एक तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे जो कमाया हमने पिछले साल था लेकिन मिला हमें इस साल है, 2 लाख। अच्छा, लेट मी क्रिएट द सिचुएशन। मैं ये सिचुएशन बनाता हूं कि एट 31 दिसंबर 2020 कंपनी withdrew its savings and समझो, मैंने 1 जनवरी 2019 डिपॉजिट करवाया था जिसमें मुझे मिलना था 1 जुलाई में जो कि मिल चुका, और 1 जनवरी में जो कि अगले साल है। लेकिन अकाउंटिंग में तो हम अक्रूवल और अक्रूवल कॉन्सेप्ट में अर्न किया ना कि तब जब हमें कैश रिसीव हुआ। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम सामने ये आ गई है कि टैक्स जो हमसे कलेक्ट किया जा रहा है वो कैश बेसिस पे किया जा रहा है। अब की बार मैंने क्या किया है, 30 जून पे आके सॉरी 31 दिसंबर पे आके मैंने अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स विड्रॉ कर ली है, जिसमें मेरा जो इंटरेस्ट ड्यू था वो भी मैंने ले लिया। आप मुझे बताएं 2020 में मैं अपने प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखाऊंगा। 2020 में हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखाएंगे। हाँ, अच्छा। रिच आपने बेसिकली इसको यहाँ से उठा के ना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आपने देखो विड्रॉ कब किया है 31 दिसंबर, इनफैक्ट सॉरी, हाँ इनफैक्ट सही है सही है, 31 दिसंबर 2020 पे विड्रॉ किया है, 2019 में नहीं किया मैंने।
यस करेक्ट अमृता। मैं 2020 में भी 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिखाऊंगा। देखिए 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मैंने कमाया था 2019 में, और 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मैं कमा रहा हूं 2020 में। लेकिन यहां पे मैंने एक सीन ये किया कि जो इंटरेस्ट मुझे 2021 में मिलना था वो इंटरेस्ट मैंने 2020 के आखिर में ही कलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा। अब आप मुझे बताएं कि 2020 में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा। 2020 में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा? बस वहां से आप इसको भेजो, कैसे लोड कर दिया, बस मेरे पास आ जाए तो यहाँ जाए। करेक्ट शारिक। हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे 2 लाख रुपए वो जो पिछले साल के इस साल मिले, और 4 लाख वो जो कि इस साल के इसी साल मिले। बिल्कुल सही सजाद, हाफ ऑफ 2019। और अच्छा हाफ नहीं मिलेगा, वैसे आपकी सजाद बात दुरुस्त है, मुझे 2020 का हाफ मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने सिचुएशन चेंज की। मैंने क्या किया, 2020 के आखिर में मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मैंने उनसे विड्रॉ कर लिया। तो वो जो मुझे अगले 15 दिन में मिलना था वो भी मैं 31 दिसंबर पे लेके आ गया। सही है सजाद, बात समझ में आ रही है? इसका मकसद हमें हाफ मिलेगा 2019 का और पूरा मिलेगा 2020 का। इस पे लगेगा टैक्स 20%। तो इस साल मेरा टैक्स कितना बनेगा? 6 लाख का 20%, 1,20,000। करेक्ट। तो मैं इस साल अपना टैक्स प्रोविजन बनाऊंगा 1,20,000। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? उसको इनबॉक्स खाली किया कर दी। $280,000। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम ये देखें, मैंने जब 2019 में इनकम दिखाई है 4 लाख, तो टैक्स भी 4 लाख पे लगना चाहिए था। इसी तरीके से मैंने 2020 में जब इनकम दिखाई है 4 लाख, तो टैक्स भी 4 लाख पे लगना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टैक्स रूल्स, मैं अलग अलग सालों में, यानी इनकम किसी साल में दिखा रहा हूं और टैक्स किसी साल में दिखा रहा हूं। इसको हम कहते हैं मिसमैच। मिसमैच का मकसद कि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, दैट इनकम and the expense should be matched with each other in the same accounting period. Like अगर आपने 4 लाख रुपए की इनकम 2019 में दिखाई है, तो उस पे होने वाला टैक्स भी 2019 में दिखना चाहिए था। इसी तरीके से जो इनकम आपने 2020 में दिखाई है उसका टैक्स भी 2020 में दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे ऐसा हो रहा है कि 2019 की आधी इनकम का टैक्स 2019 दिखा रहा है और आधी इनकम का टैक्स 2020 दिखा रहा है। ये हो रही है मिसमैचिंग। मिसमैचिंग की वजह क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रूल्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको ठीक करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स।
व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? आप दुनिया की किसी भी टैक्स अथॉरिटी से पूछ लें, पाकिस्तान में एफबीआर को फोन कर लें या सिंध रेवेन्यू बोर्ड को फोन कर लें, कोई भी जितनी भी दुनिया में टैक्स अथॉरिटीज हैं उनमें से किसी को भी कांटेक्ट करके आप पूछो कि व्हाट इज डेफर्ड टैक्स, तो आपको बताएंगे डेफर्ड टैक्स नाम का कोई टैक्स होता नहीं है। तो दैट इज फैक्ट कि डेफर्ड टैक्स कोई टैक्स नहीं है। ये बेसिकली एक टेक्निक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंश्योर कर दिया। डेफर्ड टैक्स महज एक टेक्निक है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंश्योर कर दी है। अच्छा, अब कैसे करती है? इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला, टाइमिंग डिफरेंस अप्रोच, इसको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी कहा जाता है। टाइमिंग डिफरेंस अप्रोच में हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट और उसको कंपेयर करते हैं उस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट से। अगर किसी भी साल में अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, तो इसको हम कहते हैं टैक्सेबल डिफरेंस। ध्यान देना, आपने किसी इनकम को अक्रूवल बेसिस पे इनकम मान लिया, जबकि आपको पैसे मिले नहीं हैं। हम कहेंगे पैसे मिले नहीं तो क्या हुआ, हमने कमाया तो है ना। मिसाल, हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है जिसका एक साल का रेंट बनता है 10 लाख रुपए, लेकिन वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए का किराया हमें अगले महीने की 10 तारीख तक मिलेगा। हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से अपनी प्रॉफिट लॉस में 10 के 10 लाख रुपए की रेंटल इनकम दिखा देंगे, हालांकि आपको वो किराया मिला नहीं है, फिर भी हम उसको इनकम मान लेते हैं। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज उस 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स तब मारेंगी जब आपको वो किराया मिल जाएगा। अब आप 10 लाख रुपए के किराए को अकाउंटिंग प्रॉफिट में इनकम दिखा रहे हैं, जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज उसको इनकम नहीं दिखा रही। इस केस में क्या होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, टैक्स लगेगा, आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, लेकिन टैक्स से बच कोई नहीं सकता। होगा क्या, ये बनेगा हमारा टैक्सेबल डिफरेंस। इस पे हम लगाएंगे टैक्स रेट, तो ये बन जाएगा हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी अकलमंदी देखो क्या है। अगर मैंने 10 लाख रुपए का किराया कमा तो लिया है लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले, टैक्सेशन अथॉरिटी ये कह रही है कि हम आपसे टैक्स तब लेंगे जब आपको ये पैसे मिल जाएंगे। दैट मींस कि टैक्स आप रेंटल इनकम दिखाएंगे इस साल में और उस पर टैक्स लगाया जाएगा अगले साल में। अगर आप खुश हो रहे हैं इस बात पे कि मैंने किराया तो कमाया लेकिन टैक्स नहीं दिया, तो आपकी खुशी बेकार है, क्योंकि इस साल ना सही अगले साल सही टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अकलमंद क्या करता है,
उसको पहले से ही लायबिलिटी मान लेता है, क्योंकि इस डंडे से बचेगा तो कोई नहीं, लगेगा तो सही, हमें भरना तो है टैक्स। तो अक्लमंद क्या करता है, उस मुसीबत को पहले ही अपनी लायबिलिटी मान लेता है। और अगर किसी साल में ऐसा होता है कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट इज लेसर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, मिसाल हमें किसी कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए, या फिर हमने प्रॉपर्टी का किराया हम हमेशा एडवांस में ले लेते हैं, जो कि कॉमनली प्रैक्टिस है। तो मुझे 2019 में, मिसाल दिसंबर में, 2019 दिसंबर में आइंदा आने वाले 12 महीने का किराया एडवांस में मिल गया। मुझे 2019 में कैश तो मिला है, लेकिन मैं उस कैश को अपनी इनकम नहीं मान सकता, क्योंकि वो 2020 के पैसे हैं, कस्टमर एडवांस में दे रहा है। हम उसको 2019 में इनकम नहीं दिखाएंगे, लिहाजा वो पैसे हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं आएंगे। लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटीज ये बोलेंगी कि तुम्हें पैसे मिल गए। मैं कहता हूं सर पैसे तो मिल गए हैं। बोलेगा टैक्स ठोको उस पे। वो पैसे देखते ही टैक्स मार देंगी। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि वो इनकम जो मैंने कमाई ही नहीं है, मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ रहा है। बेटा रोने की कोई बात नहीं है, अगले साल जब इस इनकम को कमाओगे तब टैक्स नहीं भरना। टैक्स आज दे दो, अगले साल जब आप उसको इनकम दिखाओगे तब आप इसके ऊपर टैक्स नहीं भरोगे, क्योंकि टैक्स तो आप उसमें पहले ही भर चुके हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि इस साल की शुरुआत में कंपनी ने एक मशीन परचेज की। कितने की परचेज की? 10 लाख रुपए की। हैविंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कंपनी इसकी सालाना कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी? इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? फिर 2.5 लाख रुपए। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज क्या कह रही हैं कि टैक्स अथॉरिटीज अलाउ 40% इन फर्स्ट ईयर, 30% ऑफ कॉस्ट इन सेकेंड ईयर, 20% इन थर्ड ईयर एंड रिमेनिंग 10% इन लास्ट ईयर।
यानी कैपिटल अलाउंसेस हमें कैसे कैसे मिलेंगे? पहले साल में मिलेगा 40%, 10 लाख का 40%, 4 लाख। दूसरे साल में कॉस्ट का ही 30%, तीसरे साल में कॉस्ट का ही 20%, और चौथे साल में कॉस्ट का 10%। अब हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो चारों सालों में बराबर है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज पहले साल में हमें ज्यादा कैपिटल अलाउंस दे रही है। व्हाट इज कैपिटल अलाउंस? इट इज टैक्स डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज एन एक्सपेंस। टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। फेयर, करेक्ट, करेक्ट। तो अगर टैक्सेशन अथॉरिटी हमें पहले साल में 40% अलाउंस दे रही है तो हम कहेंगे जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। हम तो 2.5 लाख का खर्चा मान बैठे थे, आपने हमें 4 लाख रुपए का खर्चा अलाउ कर दिया। अब देखिए होगा क्या। पहले साल में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? हमने पढ़ा था कि हमारा हर साल अकाउंटिंग प्रॉफिट 8 लाख है। लेकिन क्या टैक्स 8 लाख पे लगेगा? टैक्स रेट इज 25%। ओके, हम क्या करते हैं, इस 8 लाख में अपनी डेप्रिसिएशन वापस डाल देते हैं। हमने कितनी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस की है? 2.5 लाख। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। और इसमें से माइनस करेंगे क्या? टैक्स डेप्रिसिएशन, या जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल अलाउंस। पहले साल में हमें कितना कैपिटल अलाउंस मिला? 4 लाख। तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया? चेक करो क्या शारिक की फिगर करेक्ट है? 650 की। 650 की करेक्ट है। इसका मकसद टैक्स 8 लाख पे दिया जाएगा कि 650 पे? इसका टैक्स कितना है? 25%। 650 पे 650 का 25% कितना बनेगा? शारिक ने बताया 1,62,500। वैसे अगर 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगता तो कितना लगता? दो लाख। लेकिन आपको फायदा हुआ है। जहां आपको टैक्स भरना चाहिए था 2 लाख रुपए का, वहां आप टैक्स भर रहे हैं 1,62,500 का। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन क्या टैक्स वाले बेवकूफ तो नहीं है? अकल से पैदल तो नहीं है? ये हिसाब किताब तो लेंगे। अभी आपको कितना बेनिफिट मिला है? कितना कम टैक्स भरा है? यस एग्जैक्टली सजा, लास्ट में पूरा का पूरा टैक्स ले लेंगे तो डंडा घूमेगा, बचेगा कोई नहीं। 37,500 का आपको फायदा मिला है। हम अकलमंदी दिखाते हैं।
अच्छा, पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफर्ड टैक्स के ऊपर आते हैं। अभी आपने 37,500 की मुझे फिगर बता दी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और हम बनाते हैं पहले साल के लिए, तो उसमें हमने दिखाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 8 लाख। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज में हम रखते हैं इस साल का टैक्स एस्टिमेट। इस साल हमारा टैक्स एस्टिमेट आपने कैलकुलेट किया 1,62,500। इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा? अगर 8 लाख में से 1,62,500 टैक्स है तो बाकी बना 6,37,500। ये आप दिखाएंगे इस साल का नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे साल की। ईयर 2 में भी हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 8 लाख है। अच्छा, यहां देखिए दूसरे साल में क्या हो रहा है। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 8 लाख है, लेकिन क्या टैक्स भी हम 8 लाख के ऊपर देंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें एड बैक करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो मानते ही नहीं है, और माइनस करेंगे उनकी डेप्रिसिएशन। दूसरे साल में वो कितनी डेप्रिसिएशन दे रहे हैं टैक्स कैपिटल हाउस? 3 लाख का। अभी भी हमसे ज्यादा ही है ना। हम खर्चा दिखा रहे हैं 2.5 लाख का, वो खर्चा दिखा रहे हैं 3 लाख का। तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हुआ? 7.5 लाख। क्योंकि हमने खर्चा माना 2.5 लाख को, वो खर्चा मान रहे हैं 3 लाख का। बेशक माने, 1000 बार माने, ज्यादा मान रहे हैं ना, कम तो नहीं मान रहे, जिसकी वजह से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम है। और टैक्स तो हम टैक्सेबल प्रॉफिट पे ही देते हैं। कितना बनेगा टैक्स? 1,87,500। अब देखिए हम इसमें से बेनिफिट कितना ले चुके हैं। पहले साल आपने मुझे बताया कि आपका 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनना चाहिए था 2 लाख, लेकिन बना 1,62,500। तो मैं इस पे बेनिफिट ले चुका था 37,500। इसी तरीके से इस साल भी 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का भी 25% बनना था 2 लाख रुपए, लेकिन इनकी मेहरबानी ये मुझसे टैक्स ले रहे हैं कितना? 1,87,500। तो इस साल मैं उनको 12,500 का कम टैक्स दे रहा हूं। तो टोटल मैं बेनिफिट ले चुका हूं 50,000 का। बड़े खुश नजर आते हो। आप खुश हो रहे हैं कि जहां मुझे 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स भरना चाहिए था, शायद टैक्स वालों से कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हो गई है, वो मुझसे तो टैक्स कम लिए जा रहे हैं। बहरहाल दूसरे साल आप प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बना रहे हैं? 1,87,500। उस हिसाब से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा? 6,12,500। ये साल पिछले साल से बुरा बुरा दिख रहा है।
पिछले साल हमने प्रॉफिट किया था 6,37,500 और इस साल आपने प्रॉफिट किया 6,12,500। बड़ी कोई बेकार मैनेजमेंट है। तीसरा साल अकाउंटिंग प्रॉफिट वही 8 लाख, हम अपनी डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं और तीसरे साल में वो हमें कितना अलाउंस अलाउ कर रहे हैं 20%, यानी 2 लाख का। हम कहेंगे भाई क्या हो गया 2.5 लाख का खर्चा है, वो बोलेंगे नहीं 2 लाख का खर्चा है। वो हमारा खर्चा कम कर रहे हैं मतलब हमारे लिए नुकसान है। वो हमारा खर्चा कम मान रहे हैं मतलब टैक्स ज्यादा लग जाएगा। अब हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8.5 लाख मारे गए। हमें टैक्स देना चाहिए था 8 लाख रुपए के ऊपर। ये जालिम समाज देखो हमसे 8.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ले रहा है। पिछली साल जब फायदा मिल रहा था जब तो नहीं बोल रहे थे। अब क्या होगा, हमें 8.5 लाख रुपए के ऊपर 25% टैक्स देना पड़ेगा। 2,12,500। 50,000 का बेनिफिट ले चुके थे। 8 लाख रुपए के ऊपर 25% टैक्स बनना चाहिए था 2 लाख, लेकिन बना है 2,12,500। ज्यादा दिया है कि कम? ज्यादा। कितना ज्यादा? 12,500। ये हो गया हिसाब। अब हम टोटल बेनिफिट कितना ले चुके हैं 37,500 का। जो आपको दूसरे साल में फायदा मिला था वो तीसरे साल में वापस ले लिया गया। अब आते हैं आखिरी साल पे। इनफैक्ट तीसरे साल को यहां पूरा करते हैं। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट था 8 लाख और अब के बाद टैक्स है 2,12,500 का। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,87,500। बड़ी कोई थर्ड क्लास मैनेजमेंट है। पहले साल में प्रॉफिट दिखाया 6,37, फिर 6,12, अब 5,87 कर क्या रही है, डुबोएगी क्या कंपनी? चौथा साल देख लेते हैं। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट 8 लाख, लेकिन हमारी डेप्रिसिएशन को वो जालिम मान ही नहीं रहे। और अपनी तरफ से चौथे साल में कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ की है? एक लाख। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बनेगा? 9.5 लाख। हम बोलेंगे भाई क्या हो गया, खैरियत तो है? 8 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, तुम 9.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ले रहे हो। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स। पहले साल में आपने 1.5 लाख रुपए के ऊपर कम टैक्स भी तो भरा था जब तो नहीं चीखे थे। अब 9.5 लाख रुपए के ऊपर 25% टैक्स भरेंगे, कितना बनेगा? 2,37,500। हमारे हिसाब से टैक्स बनना कितना चाहिए था 8 लाख का 25% 2 लाख, जबकि ये जालिम हमसे टैक्स कितना ले रहे हैं 2,37,500। ज्यादा कितना है? 37,500। क्या हुआ? हो गया दूध का दूध पानी का पानी। तो टैक्स वालों ने दरहकीकत आपको कोई फायदा नहीं दिया। हुआ सिर्फ ये था कि पहले सालों में आपको ऐसा दिखाया गया जैसे आपसे कम टैक्स लिया जा रहा है और बाद के सालों में आपको वही टैक्स ज्यादा लग रहा था, जबकि हिसाब किताब बराबर है। चौथे साल में क्या हुआ?
हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट 8 लाख और प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया 2 लाख, 37,500। इससे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 5,62,500 निकालो इस मैनेजमेंट के। हर साल प्रॉफिट गिराई जा रही है, लेकिन मैनेजमेंट का क्या कसूर है? मैनेजमेंट तो बेचारी हर साल 8 लाख रुपए ही कमा रही है, जबकि देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट तो स्टेबल चल रहा है। जब कंपनी हर साल स्टेबल प्रॉफिट कमा रही है, तो ये प्रॉफिट आकर हर साल गिरता हुआ क्यों जा रहा है? ये हो रहा है टैक्स की वजह से। टैक्स की वजह से क्या मकसद है? हमसे टैक्स नहीं ले रहे हैं क्या? टैक्स ले रहे हैं, लेकिन वक्त का फर्क है। उनके टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है। अब हम इसको दुरुस्त करते हैं। पहला साल देखें। पहले साल में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्स? पहले साल में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 8 लाख, जबकि पहले साल में हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? पहले साल में हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 650। जहां आपको टैक्स देना चाहिए था 8 लाख रुपए के ऊपर, वहां आप टैक्स दे रहे हैं 650 के ऊपर। डिफरेंस कितना है दोनों में? ₹1.5 लाख का। इस पे लगाएंगे टैक्स रेट 25%। 1.5 लाख का 25% कितना बनेगा? 37,500। याद रहे कि ये आप 37,500 का कम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अक्लमंद वो है जो इसको अभी से अपनी लायबिलिटी मान ले, क्योंकि वापस तो देने हैं ना। टैक्सेशन अथॉरिटी छोड़ेगी तो नहीं। तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे टैक्स एक्सपेंस, टैक्स चार्ज, और क्रेडिट कर देंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी को। पहले साल में आपने 37,500 रुपए का कम टैक्स दिया है। अक्लमंद उसको पहले ही खर्चा भी मान रहा है और अपनी लायबिलिटी भी मान रहा है। अक्लमंद इस फायदे को फायदा नहीं मान रहा। तो हम क्या करेंगे? टैक्स चार्ज को करेंगे डेबिट। किसकी वजह से? डेफर्ड टैक्स की वजह से। डेफर्ड टैक्स की वजह से अगर हम खर्चे को 37,500 बढ़ाते हैं, जिसमें से 1,62,500 तो अभी देने हैं, 37,500 का बाद में हिसाब होगा, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन जाएगा? ₹6 लाख। ओके, ये हो गया हमारा पहला साल। हमने क्या कर दिया? 37,500 को अपनी लायबिलिटी मान लिया।
तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में को हमने क्रेडिट किया टैक्स चार्ज की वजह से 37,500 और यही अमाउंट हो गया हमारा कैरी डाउन, सीडी हो गया 37,500 से। यानी अब तक हम 37,500 का बेनिफिट ले चुके हैं। दूसरे साल में ये बनेगा ब्रॉट डाउन बैलेंस। अब देखते हैं दूसरे साल में क्या हुआ है। दूसरे साल में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? दूसरे साल में हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट है 7.5 लाख का। अभी भी कम है। कितना कम है? 50,000। और 50,000 पे आप कम टैक्स भर रहे हैं। कितना कम टैक्स भर रहे हैं? 12,500 का। बेवकूफ खुश हो रहा है कि मुझे 8 लाख रुपए पे टैक्स देना चाहिए था, लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटीज बेवकूफ मुझसे 7.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ले रही है, लिहाजा 50,000 का 25% 12,500 में कम टैक्स भर रहा हूं। अकलमंद खुश नहीं होगा। अकलमंद इसको अभी से ही अपना खर्चा मान लेगा और अपनी लायबिलिटी मान लेगा। तो पहले ही हमने 187 का खर्चा दिखाया हुआ है, मजीद हम 12,500 का खर्चा भी दिखाई देंगे। ये सिर्फ वो फायदा है जो इस साल हमने लिया है। ऐसा करने से इस साल हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा? वही 6 लाख। तो अकलमंद ने क्या किया? दूसरे साल अपनी लायबिलिटी को बढ़ा दिया। हालांकि पेमेंट नहीं करनी है फिलहाल, लेकिन ये दिखा रहा है कि अब तक मैं 50,000 का बेनिफिट ले चुका हूं, लिहाजा मेरे ऊपर 50,000 रुपए की लायबिलिटी की तलवार लटक रही है। अब तक हम 50,000 रुपए का बेनिफिट ले चुके थे। तीसरे साल में क्या होता है? तीसरे साल में भी हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना? वही 8 लाख। जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 8,50,000। अब देखिए हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ गया। अब हमें 50,000 रुपए के ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। बेवकूफ चिल्लाएगा कि ज्यादा पे टैक्स क्यों ले रहे हो, जब मैंने कमाई ही 8 लाख है तो 8.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैसे? जबकि अकलमंद समझता है कि पहले सालों में जो मैंने बेनिफिट लिया था, बाद के सालों में उसका खमियाजा अदा करना ही है। वो रोएगा नहीं, अकलमंद रोएगा नहीं, क्योंकि अकलमंद ने पहले ही लायबिलिटी बना ली थी। अब के बाद कितना ज्यादा टैक्स पे किया जा रहा है? 50,000 का 25% 12,500 ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। अब के बाद ये घूमेगा, यानी हम डेबिट करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को और क्रेडिट करेंगे टैक्स चार्ज को। तो तीसरे साल में
क्योंकि ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है। अब 12,500 का नुकसान हो रहा है, जबकि अक्लमंद कहता है नुकसान नहीं है, जो पहले मैंने पैसे नहीं दिए थे अब वो पैसे दे रहा हूं, अब मैं लायबिलिटी चुका रहा हूं। तो लायबिलिटी को किया डेबिट टैक्स चार्ज की वजह से। तो 50,000 में से 12,500 का डंडा लग गया, अभी 37,500 का चरखा घूमना है। अक्लमंद इसको अभी भी फायदा नहीं मान रहा, अक्लमंद आज भी इसको अपनी लायबिलिटी मान रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने देने हैं, ये टैक्स वाले किसी के नहीं। तो मेरे ऊपर 37,500 का गुनाह मौजूद है, जो कि मैं बेनिफिट ले चुका हूं। ये मुझे बख्शा नहीं जाएगा, ये मुझे खमियाजा अदा करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब के बाद डेफर टैक्स की वजह से टैक्स चार्ज क्रेडिट हो रहा है। ध्यान दो, अब के बार मैंने टैक्स चार्ज को क्रेडिट किया है, तो मैं इसको यहां पे फायदा दिखा रहा हूं, इनकम दिखा रहा हूं। इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा? यस एग्जैक्टली फैजान, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हमारा बेनिफिट है। लेकिन यहां पे दर हकीकत कैश की कोई लेन देन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते ही बोला, कोई टैक्स नहीं है। जब कोई टैक्स ही नहीं है तो ना तो आपने डेफर्ड टैक्स किसी को पे करना है और ना ही डेफर्ड टैक्स कहीं से कलेक्ट होना है, रिफंड होना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है मनी की। अगर कोई पैसे हमने देने होते तो हम उसको डिस्काउंट करते, अगर पैसे कहीं से मिलने होते तो हम उसको डिस्काउंट करते, क्योंकि यहां पे डेफर्ड टैक्स कोई टैक्स है ही नहीं, कोई पेमेंट नहीं है, कोई रिफंड नहीं है। मैंने वाज़ेह किया कि डेफर्ड टैक्स किस बला का नाम है। शुरू में ही मैंने लिखा कि डेफर्ड टैक्स सिंपली क्या है, इट इज अ टेक्निक। इट्स नॉट अ टैक्स, ठीक है। हाँ, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को मैच करने के लिए डेफर्ड टैक्स का हम सहारा ले रहे हैं। और अब देखें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया तीसरे साल का? 6 लाख। मैचिंग कॉन्सेप्ट का सर फखर से बुलंद हो गया, क्योंकि उसकी इज्जत रह गई। पहले टैक्सेशन अथॉरिटीज और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के डिफरेंसेस की वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट की हमने धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन थैंक्स टू डेफर्ड टैक्स जिसने आके मैचिंग कॉन्सेप्ट को संभाला लास्ट ईयर, चौथे साल में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट वही 8 लाख है, लेकिन हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 9,50,000। जुल्म की इंतहा है। कमाए हैं 8 लाख रुपए, टैक्स से 9.5 लाख रुपए के ऊपर। अकलमंद कहता है नुकसान नहीं है। अकलमंद कह रहा है नुकसान नहीं है, पहले जो फायदा मिला था उसका खमियाजा है। कितना ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट है? 1.5 लाख का। और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होना मतलब टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। 1.5 लाख का 25% कितना बना? 37,500। आपको लग रहा है कि जुल्म है और 37,500 ज्यादा टैक्स हमसे लिया जा रहा है, जबकि अकलमंद कह रहा है
कि भाई अमानत है, इसने अपनी चौथे साल में लायबिलिटी को टैक्स चार्ज की वजह से $37,500 और ये किस्सा खत्म हो गया। यहां पे टैक्स चार्ज क्रेडिट हो रहा है। टैक्स चार्ज क्रेडिट कितने से हो रहा है? 37,500 से। डेफर्ड टैक्स ठीक के बाद चौथे साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? $6,00,000। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चारों सालों का जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट था, इसलिए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कांस्टेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टैक्स रूल्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, द स्टेटमेंट्स मस्ट नॉट सफर। तो हमने उसको ठीक करने के लिए क्या कर दिया? डेफर्ड टैक्स का सहारा लिया। और डेफर्ड टैक्स कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक है जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंश्योर करती है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको आज यहां पे स्टॉप करूंगा और कल हम इसकी टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच की तरफ आएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, फिर इसको आप कवर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे और इसको हम फिर मजीद आगे बढ़ाएंगे। यस श्योर सजाद, इसको हम रिकैप करेंगे और जहां जहां फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो उस पर आप एम्फेसाइज करवाइएगा। बाकी ऑब्वियसली हम इस पे और थोड़ा फोकस रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को समझना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते तो रट्टा मार के एग्जाम में जाते हैं। एफआर में F7 में वैसे कि बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे भी हेल्प करेगा हमारे लिए। ठीक हो गया, फिर इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।